नाजरीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम मुलाकात में आपका होस्ट सरदार रहीम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मुलाकात हमारे एक नामवर सियासतदान जिनका बड़ा तवील तजुर्बा है सियासत में और वो एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह से उनकी बड़ी एक अच्छी हैसियत उन्होंने अपनी बना ली है सियासत में। जनाब सईद गनी साहब से हम मुलाकात करेंगे। गनी साहब वेलकम। सईद गनी साहब के वालिद जनाब उस्मान गनी एक बड़ा नामवर उनकी हैसियत थी, लेबर लीडर थे और जिस ज़माने में मज़दूर रहनुमा पहचाने जाते थे और उनकी ताकत होती थी, उस ज़माने में उस्मान गनी साहब एक कलीदी किरदार वो अदा करते थे मज़दूर सियासत में। और पीपल्स पार्टी के वो मैं अगर कहूँ कि फाउंडर मेंबर थे, शायद गलत नहीं होगा। और सईद गनी साहब ने उसी घराने में वो पैदा हुए और ये इब्तिदाई तौर से पीपल्स पार्टी के कारकुन रहे और आज माशाल्लाह एक रहनुमा है। सईद गनी साहब सेनेटर हैं, कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्टिंग सदर भी हैं और मीडिया की ज़िम्मेदारी भी इन पर है। तो यानी कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पीपल्स पार्टी को के बारे में अगर हम इनसे कुछ भी पूछें तो इनकी एक हैसियत है कि वो हमें बता सकेंगे। सईद साहब वेलकम। और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि पीपल्स पार्टी आज की तो नहीं है, एक बहुत बड़ी जमात है और ग्रास रूट लेवल पे है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है मौजूदा तौर पर? आपके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, फिर सिंध के सदर हैं, सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लोग ये समझते हैं कि कहीं और फैसले होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये सवाल आपका मैं समझता हूँ इसलिए भी बड़ा अहम है कि शायद आम जो सियासी कारकुन हैं उनको भी नहीं पता कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो दो नाम आते हैं ना, लोग उसमें ज़रा कंफ्यूज होते हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो ओरिजिनली बनाई थी भुट्टो साहब ने, और एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2002 के जो इंतखाबात हो रहे थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, उससे कुछ अर्सा पहले बनाई थी। और उसका सबब यह था, ये आपको भी याद होगा, कि जनरल मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में तरमीम की और उसमें उन्होंने एक तरमीम ये डाली कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी जुर्म में कन्विक्टेड होगा वो किसी सियासी जमात का सरबरा नहीं बन सकता है। तो फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अदालत से गैर हाज़िरी पर सज़ा दिलवाई, किसी जुर्म में नहीं, अदालत से गैर हाज़िरी पर सज़ा दिलवाई और उनको डिस्क्वालीफाई किया कि वो पीपल्स पार्टी को हेड नहीं कर सकती हैं। तो ज़ाहिर थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला। तो उन्होंने एक नई जमात रजिस्टर्ड करवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, जिसके सरबराह थे मखदूम अमीन फ़हीम साहब। और उस पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 2002 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। जो असल पीपल्स पार्टी थी वो पीछे रही और मोहतरमा उसको हेड करती रही, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो इस वक्त जो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जो पार्लियामेंट में या असम्बलियों में जो मौजूद हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सारे अरकान हैं, मेंबर्स हैं जो उसमें बैठे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम की जगह जो है, जब वो इस दुनिया से चले गए तो आसिफ साहब इसके बन गए। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो ये एक आगे चलकर किसी मौके पर शायद मर्जर भी हो जाएगा, ये दोबारा एक ही जमात बन जाएगी, लेकिन चूँकि उस वक्त हालात का तकाजा था और एक रास्ता निकालना था तो मोहतरमा ने निकाला था। अच्छा, जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की आपने बात की, उसमें यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का एक अहम किरदार है। उनका अपना एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, उनको हम बिल्कुल ये तो नहीं कर सकते कि वो उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले काफ़ी अरसे से एक्टिव भी हैं। और एक अच्छी बात यह है कि वो पार्टी को उसकी जो बुनियादी असास है दोबारा उसकी तरफ लौटाना चाहते हैं। और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वक्त के साथ साथ जहाँ माशरे में बहुत तब्दीलियाँ आई, हमारी सियासत बड़ी ख़राब हुई, वहाँ बहुत सारी जमातें जो अपने असल नज़रिए से थीं वो थोड़ा सा उन्होंने डिविएट किया है इधर उधर। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता रहा है और काफ़ी चीज़ें शायद दुरुस्त ना भी हो, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक
बुनियादी तौर पर उसी चीज़ पर कायम है, लेकिन बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि इसको ओरिजिनल जो पीपल्स पार्टी का एक पेपर था उसकी तरफ उसको लेकर जाएं। तो कंसल्टेशन होती है, जो भी फैसले होते हैं उसमें आसिफ साहब की होती है, बिलावल साहब की होती है, और फिर उसमें जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो प्रोविंशियल हमारे सदूर हैं, उनका किरदार आके बनता है अपने सूबे तक। अगर सूबे सिंध के मुतलिक होगा तो उसमें फिर निसार खोड़ो साहब होंगे, फिर और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर किसी और सूबे की बात होगी तो उनके साथ मशावरत होगी, और फिर कुछ हमारे जो सेंट्रल लीडर्स हैं, अगर कोई नेशनल पॉलिसी पे बात होनी है, किसी पे होनी है, तो फिर उनके साथ मशावरत होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पार्लिमानी सियासत है, इलेक्शन की सियासत है। जो पावर बेस है वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन ही के ज़रिए से मिलते हैं। तो आप जिस तरह से आपने फरमाया कि जो असल सियासत है उसके सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं और जो जियालों को संभालने के लिए बिलावल भुट्टो साहब हैं। नहीं, इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब तो अभी सदर बने हैं, कुछ अरसा हुआ है उनको। उससे पहले मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर थे जब से ये कायम हुई थी 2002 में। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रही थी। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जी अगर कोई पार्लियामेंटेरियन का सदर होगा तो वो कोई डोमिनेट करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन को, ऐसा नहीं है। तो मोहतरमा थी, ज़ाहिर है उनकी अपनी जरदारी साहब काफ़ी इफेक्टिव हैं। नहीं, डेफिनेटली वो बिल्कुल ज़ाहिर है कि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनका एक रोल है उनका। एक और आजकल जो मामलात हैं उसमें चीज़ सामने आ रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी कहते हैं कि कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन सिंध में नहीं छोड़ रही जो कि जिसकी थोड़ी बहुत भी हैसियत हो, उसको भी पीपल्स पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि अगर इतने लोग आ जाएंगे तो जो मौजूदा लोग हैं वो इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि वो जल्दी पुश्ती एक सीट पे लड़ते रहें और वो समझते हैं उनका हक है, लेकिन एक मजबूत जो अपोनेंट है वो भी अगर पार्टी में आ गया तो दोनों में कंपटीशन होगा कि टिकट किसको मिलेगा। तो एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट इसका, एक तो ये है कि पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी उसका होगा पार्टी। एक तो देखिए, हम सिर्फ सिंध में कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में लोग शामिल हों। और आप ख़ुद पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि जब तक सियासत में या सियासी जमात में लोग का इंक्लूजन नहीं होगा तो पार्टी आपकी ग्रोथ नहीं कर सकती है। अच्छा, बदकिस्मती से 2013 का अगर रिज़ल्ट देखें तो पीपल्स पार्टी की, उसके वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं, हम उसमें अभी बहस में नहीं जाते, लेकिन अगर आप इंतखाबी नताइज देखें तो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, हम उससे मुतमईन नहीं थे। अब हमें अगर 2013 से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है और बेहतर नताइज हासिल करने हैं तो हमें पार्टी को मज़ीद बढ़ाना है और लोगों को इसमें शामिल करना है। ये पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, लेकिन सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी काफ़ी मजबूत है और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी में जाकर उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, या अगर ये कि पीपल्स पार्टी के मुखालफत में वो लड़ेंगे तो उनके लिए सिंध से इलेक्शन जीतना ज़रा मुश्किल होता है, तो निस्बतन लोगों के लिए आसानी होती है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाते हैं। आपकी बात ये दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि जो पोजीशंस होती हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, और हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग सिंध में मौजूद हैं, बहुत सीनियर्स भी हैं जिनकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है जमहूरियत के लिए, लेकिन उसके साथ साथ लोग नए भी आए हैं। मेरा ये ख्याल है कि चूँकि जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी में लोग शामिल होते हैं तो पार्टी इस पर काम करती ज़रूर है पहले से कि जी कहीं ये डिसबैलेंस इससे ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो हमारे साथ पहले लोग चल रहे हैं वो कहीं इफेक्ट हो जाएं। तो इस चीज़ को जहन में रखा जा रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि एक आध जगह के अलावा कहीं अब कोई मेजर प्रॉब्लम हमें आएगा, और जहाँ हमारे जहन में है वहाँ भी शायद कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है होगी नहीं ज़्यादा। सईद गनी साहब, मैं एक सवाल पूछूंगा जो बड़ा मुख्तसर होगा, लेकिन आपसे मुझे तवक्को है कि आप उस पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी देंगे। क्या आप पिछले 9 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में, क्या उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, 100% मुतमईन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हम इससे बेहतर कर सकते थे, शायद हम वो नहीं कर सके हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जो परसेप्शन बाहर है, हमारी कारकर्दगी इतनी भी बुरी नहीं है। जो लोगों को बताया जाता है या जो मीडिया को चीज़ें दिखाती है वो इतनी भी बुरी नहीं है। आप ख़ुद चूँकि इलेक्शन लड़ते रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा, लोग अंधे बहरे गूंगे और बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो वोटर्स होते हैं,
कि कोई भी चला जाए और वो कहे जी मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तो उसको ये वोट दे के जिता दें, ऐसा होता नहीं है। कैंडिडेट आपका कितना ही मजबूत हो, लेकिन अगर उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है या उसकी पार्टी ने कोई डिलीवर नहीं किया उस इलाके में, तो लोग इस तरह वोट करते नहीं हैं। कुछ ना कुछ हम ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने 2008 के मुकाबले में 13 में जो है वो सिंध में ज़्यादा नशिस्तें जीती, और हम तवक्को ये कर रहे हैं कि 18 में शायद उससे भी ज़्यादा नशिस्तें हम जीत जाएंगे। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि कुछ जमातों का फोकस जो है वो शायद मेट्रो पे हो, ऑरेंज ट्रेन पे हो या मोटरवेज़ पे हो, जो नज़र आती हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमने ये काम कर दिया, और यकीनन उनकी अपनी एक प्रायरिटीज़ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की प्रायरिटीज़ कुछ मुख्तलिफ हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ज़रूरी नहीं है, उससे भी लोगों को सहूलत मिलती है, लेकिन जितना पैसा मोटरवे पे, जितना पैसा मेट्रो पे, जितना पैसा ऑरेंज ट्रेन पे लगाया जाता है, उस पैसे से हम शायद उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उनको पहुंचा सकते हैं, जिसमें पीने का साफ़ पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा शायद इन चीज़ों पर रहा है कि जो बुनियादी लोगों के इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें। रोज़गार देने की कोई बात हमने की, उस पर हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि 100% इत्तफाक मैं मतलब मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों को बाहर हमारा चेहरा दिखाया जा रहा है, इतना हमारा चेहरा बुरा भी नहीं है। आपने फरमाया कि हमारा मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो है वो इतना फोकस नहीं है, उसके मुतबादिल आप ऐसे पब्लिक के वेलफेयर के काम करना चाहते हैं जिनसे कई गुना ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए, मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिंध में ख़ास तौर से न डॉक्टर हैं रूरल एरियाज़ में, न क्लिनिक्स हैं, न दवाइयाँ हैं, और न एम्बुलेंसेस हैं, हत्ता कि ट्रॉली ट्रक्स पे लाशों को जो है ना लाद कर एक सी जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो एक बड़ी ज़ुबू हाली है, एक बड़ी पस्ती आ गई है इस सेक्टर में, मेडिकल असिस्टेंस के सेक्टर में। तो अगर मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं हैं और ये वेलफेयर के काम भी नहीं हो रहे, तो फिर हो क्या रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने इसी तरह से पानी की कमी, अब जी। पहले कराची में रोते थे पानी के लिए, अब पूरे सिंध में आप जाएं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पीने के पानी की कमी है, साफ़ पानी नहीं है। इसी तरह से गैस की लोड शेडिंग है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ के सेक्टर है या पब्लिक वेलफेयर का सेक्टर है, इसमें भी काफ़ी पस्ती है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। मैंने साहब ये नहीं कहा कि हमने वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हैं। मैंने कहा कि हमारा फोकस ज़्यादा उधर रहा है। सिंध में बहुत बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं निचली सतहों पर, यूनिवर्सिटीज़ बहुत बनी हैं हमारे दौर में, कॉलेजेस काफ़ी बने हैं, स्कूल्स बने हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से एक बहुत बुरा एक ट्रेंड चला है कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं। कामचोर ज़्यादा लोग हैं और वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पर हम आ जाएं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें। हमारी ज़रा मजबूरी, हम एक ब्रेक ले लें, उसके बाद इस पर कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा आके हम अपनी मुलाकात जारी रखेंगे सेनेटर सईद गनी साहब के साथ। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे सेनेटर सईद गनी साहब से कि उमूमी तौर पर सिंध के देहातों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो लोगों की सहूलियात हैं वो कम से कम होती जा रही हैं, बल्कि नापैद होती जा रही हैं। उसके हवाले से सिंध की हुकूमत क्या कर रही है, और सईद गनी साहब हमें बता रहे थे कि ये क्या इन्होंने फोकस किया इस पर और क्या बेहतरी ला सकते हैं या लाए हैं, इस पर हम मज़ीद बातचीत जारी रखेंगे। जी, तो जो आपने जिक्र किया ना कि जी डॉक्टर्स नहीं होते हैं कई जगहों पर या एम्बुलेंसेस अपनी जगह नहीं होती हैं, ये प्रॉब्लम बदकिस्मती से हमारी पूरी सोसाइटी में बड़ी बुरी तरह जो है वो फैल गया है। लोग सरकारी नौकरी को सिर्फ आराम का एक ज़रिया समझते हैं कि जी आप नौकरी ले लें और सिर्फ तनख्वाहें लें। तो उन चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ इक़दाम हो रहे हैं। अच्छा, इत्तफ़ाक़ ये है कि मैंने ख़ुद भी एक डिपार्टमेंट चलाया कोई 6-7 महीने तक, तो ये प्रॉब्लम मैंने भी देखी और कोशिश हमने की और बहरहाल उसमें कुछ बेहतरी हुई भी। लेकिन लोग खुशी से
काम करने को तैयार नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से है। अब उसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको अपना थोड़ा किरदार अदा करना चाहिए, चूँकि जो मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा या सेक्रेटरी लेवल का कोई सीनियर होगा या कहीं का कोई चीफ इंजीनियर होगा, उसको मुमकिन है कि ये ना पता चले कि जी किस स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या किसी डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए वो बनाए जाते हैं, जिनके बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अपना किरदार अदा करें और फोर्स करें उन लोगों को कि वो अपनी ड्यूटियाँ करें, और अगर नहीं करते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स जो हैं जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजें। और एम्बुलेंसेस की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। बदकिस्मती से इस मुल्क में ये पूरा मुल्क जो है वो ईदी एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए शायद हम आदी हो गए थे कि शायद ये ईदी का ही काम है कि वो एम्बुलेंस फराम करे, बाकी किसी और इदारे का नहीं है। तो उसकी वजह से अगर कहीं कोई खुदा न खास्ता बड़ा सानिया रूनुमा हो जाता है तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम नज़र आती है ज़रूर हमें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें ख़ुद भी समझनी चाहिए। जैसे अभी सेमन का वाक़या हुआ तो उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों को, ये एम्बुलेंसेस नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब देखिए सेमन एक छोटा सा शहर है, वहाँ एक तहसील हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल भी है, ज़ाहिर है कि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर ऐसा वाक़या हो जिसके अंदर 400 से ज़्यादा लोग अगर मुतासिर हों, जिसमें शहीद भी हों, जिसमें ज़ख्मी भी हों, तो अगर कोई ये तवक्को करे कि 400 एम्बुलेंसें वहाँ खड़ी होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई ये तवक्को करे कि वो लोग इंतज़ार करेंगे कि जी एम्बुलेंस आएगी तो फिर हम ज़ख्मी को या डेड बॉडी को ले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जब ऐसा कोई सानिया होता है तो लोगों को जो चीज़ मिलती है, पहले रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, गधा गाड़ी हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह ज़ख्मी को किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दें। तो ये उस वक्त नज़र आया था। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ सेमन का नहीं, बल्कि इवन अगर कराची में भी खुदा ना करे कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाए तो एट ए टाइम इतनी सैकड़ों एम्बुलेंसेज आपको एक फौरी तौर पर जो है वो दस्तियाब नहीं हो सकती हैं। तो इन इश्यूज़ को किसी और तरफ रखें और हम बुनियादी तौर पर ये देखें कि जहाँ डिस्पेंसरी है, जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ कितनी एम्बुलेंसेज हैं, कितनी वर्किंग कंडीशन में हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, तो वो उसको हम इंश्योर करें कि ये वहाँ पर दस्तियाब हों। और दूसरा जो मुझे थोड़ा सा पता है कि डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस पर भी कोई इशू है जो अदालत में केस है। तकरीबन 6000 डॉक्टर्स सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करने जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर है, कोई मुझे मज़ीद उससे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ऐसा है जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द वो डॉक्टर्स भर्ती हो जाएँ ताकि जहाँ कमी है वो पूरी हो। जी, आपने फरमाया कि जैसे वहाँ के लोकल कम्युनिटी में जो है वो उनको जानकारी होनी चाहिए और वो लोगों से काम करवाएं जो कि हुकूमत के एहलकार हैं। तो MNAs, MPAs, लोकल बॉडीज़ के काउंसलर्स, चेयरमैन, ये इसी के लिए तो हैं। जी जी। तो इनके होते हुए और ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये एक सिस्टम जो है वो इस तरह का मुरतब नहीं किया गया है कि वो फीडबैक भी आपको मिल सके, ताकि अगर जो महकमे काम नहीं कर रहे हैं उन पे ज़रा सख्ती की जाए, उनसे काम कराया जाए। लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे अभी कोई 1 साल हुआ है वो आए हैं, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि और मैं ख़ुद खैर इस बात का हामी भी हूँ कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए काफ़ी, और उनके नुमाइंदों को हम सहूलियात भी दें और ज़िम्मेदारियाँ भी दें और उनको ये तरबियत भी दें कि किस तरह वो अपनी सतह पर, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी कोई मेजर काम ही वो करें, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो अवेयरनेस के होते हैं वो करें, कंप्लेंट्स आगे तक पहुंचाएं, इंश्योर करें कि जी उनके वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो उस फैसिलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी करना, और वो हो भी रहा है। कहीं कहीं ज़ाहिर है कि लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज़ाहिर है कि लोगों की शायद ये ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारियाँ कुछ महदूद हैं, उसमें रहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप मुंतखब होकर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करें जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, आप उससे हटकर भी लोगों की खिदमत करने के लिए बहुत सारे और काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सईद साहब, एक चीज़ और है जो कि रिसेंटली अखबारों में भी आई है, कौम का मुस्तकबिल जो है वो तालीम के साथ वाबस्ता होता है। जो फ्यूचर के मेमार हैं, अगर उनकी तालीम ही दुरुस्त नहीं होगी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ये जो कॉपी कल्चर अब इंट्रोड्यूस हो गया है और बड़े धड़ल्ले से लोग बच्चे जो हैं कॉपियाँ कर रहे हैं, और लगता है उनको कोई आशीर्वाद भी है ताकतवर लोगों की, तो ये इसको ख़त्म करने के लिए क्या आप सोच रहे हैं या क्या किया है? देखिए, मैं आपसे 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये बहुत एक संजीदा नौइयत का इशू है, इसलिए कि अगर बच्चे इस तरह की नकल करके पास होंगे
तो उनसे आप ये तवक्को ना करें कि वो आगे जाकर कोई इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान की या इस कौम की या इवन अपनी भी कोई खिदमत कर सकें, अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकें। वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे इसी तरह के हरमों के ऊपर। इस पर मेरा ख्याल है कि ये हरकतें तो बहुत पहले से हो रही हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि मीडिया काफ़ी एक्टिव है तो वो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं और ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं समझता हूँ। ये अच्छी चीज़ है कि हुकूमत को भी पता चलता है, सियासी जमातों को, और इवन ये कि जो बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को भी पता चलता है कि वो किस तरह से इम्तिहान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी चूँकि ये हुकूमत की बनती है, जो हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं एग्जामिनेशंस के, उनकी बनती है। और अभी जो कुछ हुआ है उस पर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बड़ी संजीदगी से इसको नोटिस भी लिया है और उस पर मुख्तलिफ़ तरीके से वो गौर भी कर रहे हैं कि आइंदा क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे इस अमल को रोका जा सके। मैं इस बात पे तो मैं नहीं समझता कि 100% शायद वो उस पर कामयाब हो जाएं, लेकिन कम से कम जो खुल्लम खुला अलग ऐलान जिसको कहते हैं, लोग किताबें रख के अपने पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या जिस तरह मोबाइल फ़ोन पर उनके वो पेपर सॉल्व होकर आ रहे होते हैं, वो चीज़ किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। अब उसमें एक तो आपने शायद सुना होगा कराची का वाक़या ये है, वो अगर कहीं पर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ जो असाज़ा थे उनके ऊपर अटैक किया गया और उन लोगों की तरफ से किया गया जो ये सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे थे। इसमें पहले मरहले में तो जी लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जिन लोगों को लगाया गया मुख्तलिफ सेंटर्स पर और किन किन सेंटर्स पर ये ज़्यादा हरकतें हुई हैं उनको सज़ाएँ दी जानी चाहिए सख्त, ताकि आइंदा जो इम्तिहान हो तो कम से कम जिसकी ड्यूटी लगे, जिसकी ज़िम्मेदारी हो, उसको ये खौफ हो कि अगर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो मुझे सख्त तरीन सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर जो बच्चे हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, जो पकड़े गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको और उनकी फैमिलीज़ को भी कोई किसी तरह की तरबियत देने की ज़रूरत है, कोई उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाए जाने की ज़रूरत है कि इस तरह तुम इम्तिहान में तो ज़रूर पास हो सकते हो लेकिन आगे तुम अपना मुस्तकबिल जो है ख़ुद ख़राब करोगे। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट का भी किरदार होना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है और जो आम पेरेंट्स हैं, चूँकि इसमें तो हर फैमिली का बच्चा जो है वो स्कूल जाता है ना किसी न किसी सतह पर। नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कोई इस पर इकदाम लिया है? नहीं अभी तो नहीं अभी तो देखें जो जिस तरह की चीज़ें हाईलाइट हुई थी, उभरी थी, तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद काफ़ी जाके आपने देखा होगा कि कराची में उन्होंने विजिट्स भी किए, बाकी जगहों पर जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स थे उनको भेजा और कुछ उन्होंने सख्ती करने की कोशिश की है। लेकिन चूँकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इम्तिहान तो आपके हर 6 महीने में, साल में होते रहेंगे किसी न किसी सतह पर, तो आपको एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो मुस्तकिल हो और उसमें आप टारगेट्स रखें कि जी किस वक्त तक हमने क्या चीज़ अचीव करनी है और कितनी इसमें कमी लानी है और सज़ाओं का तयन करना है। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर उनके बच्चे को पकड़ा जाता है या उसके लिए कोई सज़ा दी जाती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो वालिदैन को होती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ना हो। तो कोई ऐसा इसका लाएमल बनाया जाएगा ज़रूर ताकि ये आइंदा आने वाले दिनों में जो इम्तिहान हो उसमें ये चीज़ें कर्टेल हो सकें। अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं सईद गनी साहब जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं और पॉलिसीज़ बनाती हैं और उनके एडॉकिज़म पे बिलीव नहीं करती हैं, क्योंकि एडॉकिज़म की वजह से तो ख़राबियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं और फिर आपको एकदम से प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। तो एक इशू ये है कि हर 3 महीने में आप टेंशन एक क्रिएट हो जाती है कि रेंजर्स को पावर दी जा रही है नहीं दी जा रही। हालांकि रेंजर्स और पुलिस की कारकर्दगी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया कराची में। तो ये एडॉकिज़म क्यों है इस इशू पे? एक लॉन्ग टर्म प्लान क्यों नहीं बनाते कि भाई ठीक है 2 साल के लिए ये पावर्स हैं उनके पास और ये हमारे हदफ हैं कि जब ये लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि वो पावर्स लेने वापस। सर साहब देखें, एक तो रेंजर्स का क़याम इस सूबे में वो तो एक साल के लिए उनकी एक्सटेंशन होती है और वो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है। दूसरा है वो जो कुछ उनको महदूद पुलिस के इख्तियारात जो हैं वो दिए जाते हैं अंडर ATA, उसमें मैं समझता हूँ कि 3 महीने और उसके बाद दोबारा ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने देखा होगा कि दरमियान में कुछ इश्यूज़ डेवलप होते हैं और हर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो हर इदारे को पाबंद करे, कोशिश करे कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। अभी चंद दिन कबल इस्लामाबाद में अगर रेंजर्स ने एक हाउसिंग सोसाइटी पे रेड किया
तो वज़ीर दाखिला ने उनसे पूछा है कि आपने ये किस कानून के तहत किया और ये गिरफ्तारियाँ आपने क्यों की और हमें बताया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पर वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इसलिए कि हमें इस पर एतराज़ नहीं कि रेंजर्स ने किसी जाके क्रिमिनल को पकड़ा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसका इख्तियार उनके पास था या नहीं था। तो हमारा भी यही है बुनियादी जहाँ के जो आप कह रहे हैं टेंशन क्रिएट होती है। हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात जिस इदारे के पास हैं वो उन इख्तियारात को बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन उसको तजावुज़ उनसे ना करें। और यहाँ बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों में ज़रूर ये हुआ है कि रेंजर्स ने कहीं कहीं इख्तियारात से तजावुज़ किया है और फिर उस पर आकर कुछ ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जो तासुर एक पैदा कर दिया जाता है कि सिंध हुकूमत ये नहीं चाहती कि रेंजर्स काम करे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक कॉमन सेंस की बात है, हर आदमी को समझ आनी चाहिए कि अगर सूबे सिंध में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पॉलिटिकली जो है वो पीपल्स पार्टी है, इसलिए कि हुकूमत हमारी है। अगर यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना हम बनेगा और हमें बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इतनी अकल ज़रूर है कि अगर कराची के सूबा सिंध के हालात बेहतर होंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा, लोग खुशहाल रहेंगे, कारोबार ठीक होगा, फिर उसका फ़ायदा हमें होगा। तो हम तो ये कतई नहीं चाहते कि हालात ख़राब हों, हम ये चाहते हैं कि रेंजर्स ने अच्छा काम किया है वो इसी तरह काम को आगे बढ़ाएं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है वो अपना काम आगे बढ़ाएं। इसी तरह मैं तो कहता हूँ कि कराची में तो सियासी जमातों को भी मैं क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट भी किया था और बाद में भी अपनी कई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी उसको वो सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तमाम जमातों का एक कलेक्टिव डिसीजन था, हुकूमत का भी, फेडरल गवर्नमेंट का भी, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया तो होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि एक आइनी हुकूमत होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इदारों को हम पाबंद करें कि वो दायरे में रह के काम करें। तो इसीलिए कहीं कहीं अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और ये एक अच्छी बात है कि डिफरेंसेस के बावजूद कहीं कहीं छोटा इख्तलाफ राय ज़रूर आता है, लेकिन वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और फिर बात आगे बढ़ जाती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम 3 महीने बाद बैठ के उन चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि पिछले 3 महीने में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या बुरी हुई हैं, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सईद गनी साहब, कोई डिस्कशन पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल नहीं होती अगर आप सीपेक की बात ना करें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सिंध को क्या फ़ायदा है सीपेक से? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि सीपेक से अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है तो पहले तो मैं इस पर मुतमईन हूँ कि कम से कम हमारे पाकिस्तान में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बड़े पैमाने पे हो रही हैं, जिसका फ़ायदा यकीनी तौर पर चाइना को बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई पैसे की रेल पेल बढ़ती है और बिज़नेस में पैसा आता है तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी किसी न किसी तरह उनका बेनिफिट ज़रूर होता है। सिंध में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे हैं कि एक तो इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बन रहे हैं सिंध में, 1 या 2 हैं ग़ालिबन। उसके अलावा केटी बंदर का जो प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से बंद हो गया था उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। कराची की जो सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट था वो रुक गया है, उसको इस पे सीपेक के अंदर शामिल कर लिया गया है, वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो सूबा सिंध में आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें तो हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर सीपेक मुकम्मल तौर पर ऑन ग्राउंड आ जाता है तो चूँकि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती हैं तो वो बढ़ेंगी, और अगर कराची का शेयर बढ़ता है तो अल्टीमेटली पूरे सूबे को इसका फ़ायदा होगा। कोई जो प्रोजेक्ट्स आपने जिन बयान किया, इसके अलावा कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ रोज़गार बढ़ेगा लोगों का और इकोनॉमिक एक्टिविटी? केटी बंदर में जी काफ़ी रोज़गार लोगों का होगा, और जो पावर प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं और उससे पावर की जो आपकी किल्लत है वो ख़त्म होती है तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी उससे रोज़गार लोगों को मिलेगा। सर्कुलर रेलवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे जहां लोगों को एक बेहतर सवारी मिलेगी वहां से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, क्योंकि जहां जहां से ये गुजरेगी पूरे शहर से उन इलाकों में जो है वो बेहतर लोगों को वसाइल दस्तयाब होंगे कि वो कर सकें। एक ब्रेक का वक्त आ गया है, हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा आके सईद गनी साहब, सेनेटर सईद गनी साहब साथ मुलाकात जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद हम सईद गनी साहब से अपनी बातचीत जारी रखेंगे, मुलाकात जारी रखेंगे। सईद गनी साहब, ये बजट आ रहा है, लोगों का अभी
फाइनेंशियली इतना बुरा हाल हो गया है, महंगाई हो गई है, दूसरे सहूलियात नहीं हैं, तो बजट बड़ा अहम होगा उनके लिए। लेकिन अभी तक कोई जो NFC अवार्ड है उस पर कोई बात अभी तक हुई नहीं है, 8वें MC अवार्ड। तो सिंध को क्या हिस्सा मिलेगा नेशनल रिसोर्सेज का से? देखें, एक तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक गफलत का मुजाहरा हुआ है वफाकी हुकूमत की तरफ से। सूबा सिंध भी और दीगर सूबे भी जो छोटे सूबे हैं ख़ास तौर पे, वो इस बात पर आवाज़ उठाते रहें कि NFC का जल्द से जल्द जो है वो जारी होना चाहिए, ताकि ये ग़ालिबन तीसरा बजट आ रहा है जिसमें पुराने NFC के हिसाब से ही लोगों को जो है सूबों को शेयर बांटा जाएगा। मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्यों इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी सेनेट में एक तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो NFC डिले करेगी तो हर ऐसा साल जो गुज़िश्ता NFC पर अपना शेयर सूबों में जाएगा उसमें 1% इजाफा हो जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तजवीज़ है। ऐसे ही होगा कि जब वफाक को पता चलेगा कि अगर इस साल हमने NFC नहीं किया तो अगले साल हमें सूबों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द हो जाए। तो फिल वक्त ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो हुकूमत उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंशन लेके वो काम चला रही है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है और इनको जल्द से जल्द NFC जारी करना चाहिए। लेकिन फिल वक्त जब तक नहीं है तब तक तो है वो पुराने के मुताबिक ही तकसीम होगी। अब सिंध दूसरा बड़ा सूबा है, छोटे सूबों में मतलब लीडिंग सूबा है एक तरीके से, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो जो ये मामलात हैं जो कि मरकज़ की सतह पर आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, स्टीयर करने हैं, उसमें अगर आप कामयाब नहीं होते तो फिर जो आप सिंध से भी छोटे सूबे हैं उनके साथ तो मज़ीद और ज़्यादती होगी। तो ये पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा आगे चल? देखें, यही बुनियादी सबब होता है जिसकी वजह से छोटे सूबे जो हैं वो एहतजाज करते हैं और फिर ज़ाहिर है कि वो जद में जो है वो सूबा पंजाब ही आता है। फिर जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टीज़ होती हैं वो उसको ज़्यादा एक्सप्लाइट करती हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो हुकूमतें होती हैं उनके लिए अगर वो आवाज़ ना उठाएं तो मैं समझता हूँ कि अपने वो बुनियादी ज़िम्मेदारी से वो इनराफ़ करती हैं। लेकिन अगर आवाज़ उठाती हैं तो फिर ये तासुर बहुत ज़्यादा फैल जाता है कि सूबों के दरमियान जो है वो अदम इत्तफ़ाक़ पैदा हो रहा है। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ये बात क्यों इसका एहसास नहीं होता कि अगर आइन में लिखा है कि CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद होगी तो ये क्यों नहीं करते हैं। मतलब आइनी तकाज़ा है, वो करना चाहिए। इसी तरह NFC की बात है कि अगर हर 4-5 साल बाद इसको होना है, 5 साल बाद, तो आप क्यों, जब आपको पता होता है कि जी फ़लाँ साल ये एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रही है टर्म इसकी, तो आप उससे पहले सारी तैयारियाँ करें ताकि उसकी एक्सपायरी से पहले पहले जो है नया NFC आप जारी कर दें। तो हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर एक कमेंट। जी जी। देखें, इसमें कोई सिस्टम की ख़राबी इसमें मुझे लगती है कि एक जगह एक ऐसी जमात है जो कि ग्रास रूट की लेवल की जमात है, पूरे चारों सूबों में उसकी हैसियत है, हुकूमतें कर चुकी है, हुकूमत कर रही है। वो पंजाब में इनरोड करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि अगर जो हमारा सिंध का हक़ है उसको हम हासिल अगर ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो पंजाब नाराज़ होगा, इस वजह से इसको थोड़ा सा जो है बैक बर्नर पे रखें, इतनी ज़्यादा एहतजाज नहीं। मैं इससे दूसरी बड़ी जमात है जिसको कोई दिलचस्पी नहीं सिंध से, तो वो क्यों करेगी? तो ये इनहेरेंटली एक सिस्टम का फ्लॉ है जिसको मैं समझता हूँ आप जैसे लोग सेनेट में नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं इससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता हूँ साहब कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इन चीज़ों पे काफ़ी जो हैं वो वोकल हैं, और इससे ज़्यादा बात जो इस तनाजुर में हमें डैमेज कर सकती है वो तो गैस का इशू है। लेकिन अब उस पर हम बात करते हैं। हालांकि आम तासुर उससे ये उभरता है कि हम सिंध शायद चाहता है कि पंजाब को गैस आप ना दो, असल बात ये नहीं है, हम तो आइनी तकाज़ों की बात करते हैं ना। तो ये तासुर है, मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस पर आवाज़ नहीं उठाती। जितना पीपल्स पार्टी ने इस पर शायद शोर किया है इतना ना PTI ने किया है, ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। तो हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की ख़राबी भी नहीं है, बुनियादी तौर पर ये नीयतों की ख़राबी है। जो अगर फेडरल गवर्नमेंट ये करना चाहे, फेडरल गवर्नमेंट अगर ये करना चाहे, ये तो आप हमें हमारे एंड पे बता रहे हैं ना, तो अगर दूसरे एंड पे देखें तो PM के लिए तो बड़ा एक अच्छा मौका है कि वो पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा ना उठाने दे कि हम एक्सप्लाइट करें जो सिंध की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है उसको। लेकिन वो चूँकि उनको पंजाब पे ज़्यादा फोकस है, वो समझते हैं कि जी पंजाब में हम रह के फेडरल गवर्नमेंट फिर ले लेंगे, तो वो उधर करना चाहते हैं। पॉलिटिकली है ना। हाँ, वो बेसिकली तो वायलेशन है जी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो नहीं करनी चाहिए उनको। जी। अच्छा, एक और गैस लोड शेडिंग की आपने बात की,
ये तो बड़े हालात बुरे हो गए हैं। सिंध में तो इतनी गैस भी होती है, उसके बावजूद अब ये कोई नया एक फिनोमेनन है कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या तदारुक? वैसे ये बड़ी बदकिस्मती है। देखें, हमें एतराज़ नहीं था, हालांकि इतने अरसे से ये चीज़ें चलती रहीं और जो गैस का बहरान पूरे मुल्क में आता था, सिंध उसमें शेयर करता था। हालांकि आइनी तौर पर अगर आप देखें तो इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जहाँ से गैस निकलती है उस गैस पर पहला हक उस सूबे का है, उसके बाद जो इजाफी गैस होगी वो दीगर सूबों को जा सकती है। सिंध में तकरीबन कोई 69% के करीब गैस सिंध से निकलती है, जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है उसमें। पंजाब से कोई 2-3% गैस अभी तक निकल रही है। पंजाब जो इस्तेमाल करता है वो 45% से ज़्यादा है। सिंध जो इस्तेमाल करता है वो तकरीबन 41-42% के करीब है, क्योंकि कराची की इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी मिला के वो होती हैं। अब अगर 45% गैस वहाँ जा रही थी तो हमने कभी उस पर इस तरह एतराज़ नहीं किया जब तक हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक मिलती रही है। लेकिन एतराज़ हम उस वक्त उठाते हैं जब वज़ीर आज़म साहब जो पाबंदी लगी थी उस पाबंदी में नरमी करते हैं, और नरमी करने के बाद जो 97 मनसूबे वो अनाउंस करते हैं उसमें 77 मनसूबे जो हैं वो पंजाब के हैं। हमारा कहना ये है कि अगर आपने पाबंदी हटानी है तो आप पूरे मुल्क पर से हटाएं, और फिर जिस सूबे में ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से गैस निकल रही है, उनकी ज़रूरत पहले पूरी करें। यहाँ आपके इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं नए बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए गैर आबाद हैं कि उनको गैस नहीं मिल रही है, और गैस इसलिए नहीं मिल रही कि जी पाबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो पाबंदी हटा के वहाँ गैस दे रहे हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलके हैं, एक उनके दामाद का है, एक उनके डिप्टी स्पीकर का है, एक कोई और तीसरा वहाँ के हलका है। 3 हलके हैं जहाँ उन्होंने तकरीबन कोई मिला के 8.5-9 अरब रुपए के गैस के मंसूबे दे दिए हैं। अच्छा, दें उनको, अगर गैस है ज़्यादा उनको दें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह कि यहाँ क्यों नहीं दी जा रही है। यहाँ 2005 और 6 की जो स्कीमें शुरू हुई हैं, जिनकी पेमेंट सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है, सारे पैसे हो चुके हैं, वो मंसूबे SSGC जो है मुकम्मल नहीं कर रही है, और उधर आप इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, ये बात जब उठती है तो फिर आवाज़ आती है कि जी पंजाब से आप जो है वो कर रहे हैं और पंजाब की गैस आप बात करते हैं। हम वो नहीं करते हैं भाई, जो उनको आप देना चाहते हैं दें, लेकिन जो आइन कहता है कि जो हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पहले पूरा करें, उसके बाद दें। अभी आप खुद कह रहे हैं कि, बल्कि मैं इससे भी आगे चला जाऊँ, अभी LNG लेकर आ गए। उसूली तौर पे तो LNG वहाँ जानी चाहिए जहाँ गैस की किल्लत है, जहाँ गैस नहीं है आप उनको दे दें। लेकिन हो क्या रहा है कि वो LNG वो यहाँ कहते हैं जी कराची में भी LNG ले लें आप, जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है, हालांकि उनको ज़्यादा प्राइस पे नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज है, गैस जो GIDC जिसको कहते हैं, वो जहाँ गैस का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वहाँ वो पैसा लगना है, लेकिन आप हर आदमी से ले रहे हैं GIDC। तो हमें तो ओवर बर्डन किया हुआ है, एक्स्ट्रा बर्डन किया हुआ है, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर हमें वो फिर पंजाब के नाम पे एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक डिमांड है कि आइन में जो चीज़ें वाज़े तौर पर दर्ज हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आप सूबाई जो अदम इत्तेफाक है उसको हवा दें, उसको बढ़ाएं, उसको फैलाएं, और उसकी आड़ में फिर छोटे सूबों के साथ ज्यादती करें। सेनेटर साहब, ये जो आपने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था बिजली का, गैस की तो हमने बात की, बिजली के फूकदान की वजह से, तो वो कुछ सिलसिला ख़त्म सा हो गया। उसकी वजह क्या है? बिजली तो ज़ाहिर नहीं मिली हमें, लेकिन क्या वो पब्लिक सपोर्ट नहीं थी इस एहतजाज के लिए? ख़त्म नहीं हुआ। अभी 2 रोज़ कबल जो है वो नवाबशाह में हुआ है, और आज जो है वो सखर में हो रहा है। हमने ये एक सिलसिला बनाया था कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें एक एक करके वो होता जाएगा। तो कराची से शुरू हुआ था, फिर हैदराबाद हो चुका है, मीरपुर खास हो चुका है, नवाबशाह हो चुका है, आज ये सखर में आज हो रहा है। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी है। लेकिन इसमें चूँकि मैं एक बात और बड़ी ज़रूरी शायद लोगों को पता हो चलना चाहिए कि आबिद शेर अली और वफाकी हुकूमत अक्सर कहती थी कि जी सिंध हुकूमत जो है वो बिजली चोर है और हमारे पैसे नहीं देती और इतने अरब रुपए हमारे दबाए हुए हैं। इन्होंने 78 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ निकाली थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारा एतराज़ ये था कि ये आपने ओवर बिलिंग की हुई है, इतना एक्चुअल है नहीं, और ये कई बरसों तक ये चीज़ें चलती रहीं और रिकनसाइल नहीं हो रही थी। अभी इन्होंने कोई 8 महीने पहले 6 महीने पहले बैठ के जब सेटलमेंट किया और जब रिकनसाइल किया, तो उन 78 अरब रुपए में से सिर्फ जो है वो 27 अरब रुपए जो हैं वो निकले हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ 27 अरब।
51 अरब रुपए की ओवर बिलिंग थी सुबह से इनके ऊपर, और वो 27 अरब भी हमने पे कर दिए हैं। आखिरी इंस्टॉलमेंट मेरा ख्याल है गुज़िश्ता महीने चली गई है। तो जहाँ इतनी ओवर बिलिंग आप करते हो और फिर उस सूबे से ये आप कहें कि जी लोग यहाँ से बिल नहीं देते हैं, तो मेरे भाई जहाँ 27 रुपये का बिल होगा, आप 78 रुपये का बिल हमें भेजोगे तो लोग बेचारे कहाँ से देंगे, वो नहीं दे सकते हैं। गरीब आदमी के साथ तो बड़ी देखिए ना, एक तो गरीब आदमी कहाँ से नहीं, इसी तरह से हुआ होगा ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि फॉर्मूला तो एक ही है ना। अगर आपने 27 अरब का जो बिल था उसको आपने 78 अरब रुपए बना के भेज दिया, मर्जी है। तो इसी रेशियो से आप जो है वो जो बेचारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर आपके हैं उनके साथ भी अब यही कर रहे होंगे। तो इस तरह लोगों को बेचारों को खाने का मुश्किल होता है और आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इस तरह से लोगों के ऊपर लोड शेडिंग इन बुनियादों पे ना करें। और दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी गर्मी की शिद्दत है कि पारा तकरीबन 50 डिग्री के करीब जाता है सिंध के कई शहरों में, अच्छा वहाँ आप लोगों को सिर्फ इसलिए बिजली बंद कर देंगे कि वो बिल नहीं दे सकते, लोग मर जाएंगे, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते इस गर्मी के अंदर। आप ये मतलब मैं समझता हूँ कि फायदा क्या, बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन है ये कि ठीक है जब नॉर्मल हालात हों आप लोगों से बिल की रिकवरी भी करें, सब कुछ करें, बिजली भी उनकी काटें और जगह से कम और जगह सकती है, लेकिन जहां पर 50 डिग्री पे गर्मी चली जाए, जहां लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए, वहां आप इस बुनियाद पर बिजली उनको 12-12, 18-18 घंटे नहीं दोगे कि आपने बिल नहीं दिया है, तो ये बहुत जाती है। सैयद साहब, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो सेनेटर हैं और एक एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक थोड़ी सी लेकिन एक सियासी कारकुन के लिए इलेक्ट होना लोगों के वोट से ज़्यादा अहम होता है मेरा ख्याल है, इस वजह से शायद लड़ रहे हूँ। तो क्या प्लान है आपका इस इलाके के लिए, क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप भी समझते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक पोजीशन चाहिए तो उसके लिए तो सेनेट बड़ा आसान है और बड़ा एक हाउस है और बड़ी आसानी से वहाँ कम खर्चे में भी चले जाते हैं, खर्चा भी नहीं होता उसमें। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, और मैं चूँकि उस इलाके में रहता हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों की कुछ खिदमत बेहतर तौर पे कर सकूँ जिनको मैं अपना मोहसिन समझता हूँ हमेशा से। मुझे उन्होंने 2 मरतबा यूनियन काउंसिल में जितवाया और बड़े मुश्किल हालात में भी जितवाया और बड़ी अक्सरियत से जितवाया। फिर तीसरी मरतबा भी हमारी पार्टी को छोटा भाई मेरा वहाँ से जीता, उन्होंने जितवाया। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे, लोग मुझ पर एतमाद करें, तो मैं ये साबित करूँ कि जी मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आ रहा हूँ। वरना अगर सिर्फ मुझे असेंबली में बैठना हो तो मेरे लिए सेनेट बहुत आसान है और मैं वहाँ बड़ी आसानी से बैठा हूँ। सेनेटर सईद गनी साहब, आपके तवज्जुह से ये बात मैं आगे तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बड़ी रंजीदा बात है, अफसोसनाक बात है कि पीपल्स पार्टी ने जिस घर में परवान चढ़ा उसकी जो फाउंडर चेयरमैन है उनका घर था, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी को कहाँ से कहाँ ले गई और इतनी रेजिस्टेंस दिखाई, वो वहाँ पली बड़ी हुई। लेकिन आज उस 5 दिन हो गए उस घर में पानी नहीं जा रहा, तो इसके कुछ किसी के कोई जज्बात नहीं है इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो हमारे सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, पानी तो बुनियादी ज़रूरत है और पानी हर हाल में मिलना चाहिए। अब जहाँ बहरान नहीं पहुँच रहा वो एक अलग इशू है, लेकिन किसी का पानी बंद नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से। ये बात मेरे इल्म में आई है, ज़्यादा 5 दिन से तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अभी पता चली है, आज सुबह किसी ने मुझे बताया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करें, पता चले कि इसके पीछे क्या सबब है। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह करूँ कि ये पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा कतई नहीं हो सकता कि हम किसी भी घर का, और ये तो जैसे आपने खुद कहा कि भुट्टो साहब का घर है, हम उसके घर का पानी बंद करने का तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी ने इंटेंशनली किया होगा, किसी ने जानबूझ के किया होगा, तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई भी होगी। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।